मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूँगा। हमारी मातृभूमि आज़ादी की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही स्वतंत्रता की देवी की मांग है। नमस्कार। भारत गाथा के आज के भाग में मैं बात करूंगी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और स्वातंत्र्य समर के महायोद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का जीवन राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का अनुपम उदाहरण है। एक उच्च शिक्षित युवा जो अपने कैरियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा था और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्वतंत्रता की बलि वेदी पर मां भारती के लिए अपना जीवन होम कर दिया। सिविल सेवा में चयनित होना आज भी प्रतिष्ठा का विषय है और उस समय तो किसी भारतीय के लिए उस उपलब्धि को हासिल करना बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन नेताजी के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मायने ही नहीं रखती थी। उन्होंने देश के लिए इंडियन सिविल सर्विस से त्यागपत्र दे दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके दिल में सरफरोशी की तमन्ना थी और जुबान पर आज़ादी का तराना था। समाजवादी झुकाव रखने वाले नेताजी के लिए आज़ादी केवल ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने वाली राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे तो ब्रिटिश औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जंजीरों को तोड़ देना चाहते थे। नेताजी के सपनों का भारत भय और भूख से स्वतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और पंथ निरपेक्षता पर आधारित था, जिसमें भारत का हर नागरिक जीवन के उत्कृष्ट पर पहुंचने का अधिकार रखता था। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक प्रसिद्ध वकील श्री जानकीनाथ बोस और उनकी पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी के घर नवमे बच्चे के रूप में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। सुभाष एक मेधावी बालक थे और उन्होंने मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में कोलकाता प्रोविंस में टॉप किया था। उन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दर्शन शास्त्र विषय के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इतिहास वही रच सकता है जो इतिहास की धरोहर से शक्ति प्राप्त करता है। सुभाष स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे और भारतीय क्रांतिकारियों की कुर्बानियां उन्हें इतिहास रचने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए वे 1919 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1920 में वे परीक्षा में शामिल हुए तथा मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन सुभाष के मन में तो भारत की स्वाधीनता की चिंगारी जल रही थी। वे सिविल सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए और बंगाल के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ स्वाधीनता संघर्ष में काम करने लगे। 1923 में सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तब से उन्होंने हर राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेकों बार जेल जाना पड़ा और उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे जो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना चाहता था। वे कांग्रेस द्वारा मांगे गए डोमिनियन स्टेटस की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे और इसके लिए उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आंदोलनों से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को जोड़ रहे थे और इस क्रम में उन्होंने अनेकों बार विदेश यात्राएं की। वे यूरोप की यात्रा पर गए हुए थे और वहां उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब लिखनी शुरू की। इसके लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए उन्होंने इमाइकल शेंकल नाम की ऑस्ट्रियन महिला की मदद ली। 1937 में इमाइल शेंकल और सुभाष चंद्र बोस विवाह के सूत्र में बंध गए। आगे चलकर 1942 में जर्मनी में इस दंपत्ति को अनीता बोस नाम की पुत्री भी प्राप्त हुई। एक राजनेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस कितने सशक्त और लोकप्रिय थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि गांधी जी के प्रखर विरोध के बावजूद भी अपने दम पर वे 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मति से 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और फिर 1939 के तिरुपति अधिवेशन में उन्होंने अपनी इच्छा से इस पद के लिए खड़े होने का निर्णय किया, लेकिन गांधी जी उन्हें कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे। उनके आशीर्वाद से पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हुए, लेकिन इस चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए और गांधी जी ने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। वस्तुतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच आंदोलन के स्वरूप को लेकर मतभेद था। नेताजी चाहते थे कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के लिए तीव्र संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए और भारत की जनता उनका साथ देने के लिए इसमें पूरी तरह तैयार है, लेकिन गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जनसंघर्ष शुरू करने से पहले हमें थोड़ी और तैयारी करनी होगी। और इस पूरे घटनाक्रम में नेताजी का साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने भी नहीं दिया और कांग्रेस की कार्य समिति और नेहरू जी तथा गांधी जी के लगातार हो रहे विरोध के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज तो स्पष्ट थी कि यह विवाद आंदोलन के स्वरूप से ज्यादा नेतृत्व कौन करेगा को लेकर था, कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस करेंगे या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। नेताजी का लक्ष्य स्पष्ट था, किसी भी कीमत पर भारत को स्वाधीन कराना। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्हें इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब जो भी मार्ग उचित लगा उसका अनुसरण उन्होंने किया। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसात्मक आंदोलन भी चलाया, लेकिन जब उन्हें लगा कि यह तरीका भारत को स्वाधीनता दिलाने में कारगर नहीं हो रहा है तो उन्होंने हथियार उठा लिए और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति कर साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। नेताजी के मन में गांधी जी के लिए अपार श्रद्धा थी और वे उन्हें भारत के जन नेता के रूप में स्वीकार भी करते थे। मतभेद था तो सिर्फ आंदोलन के तरीकों को लेकर। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता में हाउस अरेस्ट कर लिया था, लेकिन 1941 में वे अचानक गायब हो गए और पेशावर काबुल से होते हुए रूस पहुंचे। रूस में उन्होंने स्टालिन से मुलाकात की और फिर वहां से वे जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मुलाकात कर भारतीय स्वतंत्रता हेतु सहयोग मांगा। जर्मनी में ही अप्रवासी भारतीयों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई। यहाँ पर उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और यहीं पर उन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था। ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सिपाही जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था को लेकर मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को की थी। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सेनापति घोषित किए गए। अब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी के हाथ में आ गया और नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय को रंगून और सिंगापुर में स्थापित किया और आज़ाद हिंद फौज को संगठित करना शुरू कर दिया। भारी संख्या में पूर्व फौजियों और नागरिकों की भर्ती की गई, फंड जुटाया गया। रानी झांसी रेजिमेंट नाम से महिला सैनिकों की एक रेजिमेंट बनाई गई। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। वे इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति थे। उन्होंने अपने पद की शपथ ग्रहण में भारत की स्वतंत्रता के लिए
अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करने का संकल्प लिया तथा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेताजी ने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो से गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की स्वाधीनता का यह आखिरी युद्ध है। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। गांधी जी से तमाम मतभेदों के बावजूद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्राथमिकता में भारत राष्ट्र था और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था। जापान सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेज़ों की सरकार से जीत लिया और नेताजी के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों पर आए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा और यहाँ 30 दिसंबर 1945 का स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया गया। नेताजी के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया और रामू, कोहिमा, पलेल और तिद्दिम आदि भारतीय प्रदेशों को मुक्त करा लिया और कोहिमा में स्वतंत्र भारत का झंडा लहरा दिया। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली। जापान और जर्मनी का गठबंधन कमजोर पड़ गया और आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। 1945 में ब्रिटिश सेना ने पुनः रंगून पर अधिकार कर लिया और आज़ाद हिंद के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। कहा जाता है कि इसी बीच 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। नेताजी की मृत्यु की यह घटना सर्वमान्य नहीं है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए थे, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को पुनः धोखा दिया था और वे छुपकर निकल गए थे। लेकिन नेताजी की मृत्यु और आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की वीरता ने भारत की जनता को आंदोलित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय किया और आज़ाद हिंद फौज के सरदार गुरुमुख सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इनके बचाव के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की गई और इसके प्रमुख वकील श्री भूलाभाई देसाई थे, जिसमें उनका सहयोग करने के लिए उस समय के प्रसिद्ध वकील तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू भी थे। मृत्युदंड के इस निर्णय के विरुद्ध पूरा देश आंदोलित हो उठा और तत्कालीन ब्रिटिश शासन के वायसराय को फांसी की सजा माफ करने पर विवश होना पड़ा। लेकिन आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश शासन के जड़ पर चोट कर दी थी। ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार सेना थी और अब उस सेना की ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा समाप्त हो चुकी थी। इसका अगला चरण नौसेना विद्रोह के रूप में 1946 में आया, जब 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान के जहाज तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इन घटनाओं ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की स्थिति कमजोर पड़ गई थी और दूसरी ओर सेना जिसके दम पर वे भारत में अपना शासन स्थापित कर रहे थे, वे उनके प्रति निष्ठावान नहीं रही थी। इसका श्रेय जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज को। भारत की जनता तो अंग्रेजों के विरुद्ध थी ही। इस तरह बदलती वैश्विक परिस्थितियां, भारतीय जनता के दबाव और सेना में हुए विद्रोह ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। नेताजी की मृत्यु का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी विमान दुर्घटना में बच गए थे और वह भारत में लंबे समय तक गुमनामी बाबा के रूप में जीवित रहे। उनके मृत्यु के रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए कई कमीशन का गठन किया गया, लेकिन कुछ भी ठोस सामने नहीं आ पाया। सच जो भी हो, पर इतना तो तय है कि नेताजी और उनके विचार आज भी हर भारतीय के मन में जीवित हैं और एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और सुरक्षित भारत के सपने को साकार करने में जुटे